अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और ये आप लोगों के नाइन्थ बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक होने जा रहा है। तो इस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और आप लोगों के बुक में जो 3 किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यानी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके बाद हम जो 3 किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको देखेंगे। All living organisms have been divided into 5 major groups, i.e. that is prokaryotes, protists, fungi, plants and animals। यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तमाम जानदारों को जो इस दुनिया पर मौजूद हैं, उनको हमने 5 बड़े ग्रुप्स में रखा हुआ है। और वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अच्छा, अभी जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें हमने कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है? ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हमने इस ग्रुप में रखा हुआ है यानी प्रोकैरियोट्स में। और ये जो प्रोटिस्ट का ग्रुप है इसमें हमने मोस्टली ये जो एल्गी वगैरह जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने रखा हुआ है। फंजाई के ग्रुप में मोस्टली ये जो मशरूम वगैरह होते हैं वो आते हैं। प्लांट्स में जाहिर सी बात है पौधे आते हैं इस वाले ग्रुप में। और एनिमल के ग्रुप में हमने तमाम जो एनिमल्स हैं इस दुनिया पर उसको इस ग्रुप में रखा हुआ है यानी एनिमल्स के ग्रुप में। अब ये जो पांचों के पांचों जो ग्रुप्स हैं इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये किस से बने होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं? ये सेल से बने होते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस से बने होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं? सेल्स ही उनको बनाते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है। अब ये जो सेल्स हैं यानी खुलिये जो हैं जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, इसके दरअसल में 2 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो टाइप है वो है यूकैरियोटिक। यानी सेल्स जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा जो टाइप है वो है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो कौन से ग्रुप में मौजूद होते हैं? ये जो पहला ग्रुप है यानी प्रोकैरियोट्स। ठीक है। प्रोकैरियोट्स का जो जिस्म होता है, जो बॉडी होती है, वो किस किस्म के सेल से बनी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स ही इन प्रोकैरियोट्स को बनाते हैं। और ये बाकी जो 4 ग्रुप्स हैं यानी प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इनका जो जिस्म होता है यानी इनकी जो बॉडी होती है वो किस किस्म के सेल से बनी होती है? वो यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है। ठीक है तो दोनों सेल्स, लेकिन इसके 2 टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स, ये जो अक़साम है 2 अक़साम, ये हमने किस बुनियाद पर इसके 2 टाइप्स बनाए हैं? यानी सेल को हमने क्यों 2 टाइप्स में रखा हुआ है? तो दरअसल में सेल्स के अंदर यानी खुलियों के अंदर डीएनए मौजूद होता है यानी जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होता है और वो उस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अब ये जो डीएनए है वो कुछ सेल्स में ऐसे फ्रीली मौजूद होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का उसके अंदर ऐसे फ्रीली मौजूद होता है। ठीक है। और उसके ऊपर एक कोई ख़ास मेम्ब्रेन, एक कवरिंग नहीं होती है। तो इस किस्म के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनील होती है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी जो डीएनए होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है महफूज। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये दरअसल में फ़र्क है, मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान है। तो दोनों सेल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स भी बनाते हैं। लेकिन जो फ़र्क है, जो मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं
इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी उनकी जो बॉडी होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो इन 4 ग्रुप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आइए आगे चलते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी ये जो सेल्स हैं जो अभी हमने पढ़ा, इसके जो 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ये दरअसल में 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, 3 किस्म के फॉर्म में ये सेल्स मौजूद होते हैं। या तो ये यूनिसेलुलर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, या ये कॉलोनियल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, या ये मल्टी सेलुलर के फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, ये जो लफ्ज़ ऑर्गेनाइज है इसका मतलब होता है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी सेल की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के सेल किस फॉर्म में रहती है। ठीक है, आया सेल अकेले रहती है, आया सेल कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, या सेल मल्टी सेलुलर के फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब अगर सेल अकेले रहती हैं तो उस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब सेल अकेले रहती है, ठीक है, अकेले बस लाइफ गुजारती है, अपनी लाइफ गुजारती है, उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कुछ सेल जो होते हैं वो एक के बजाय वो इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में वो पसंद करते हैं अपने आप को कि वो कॉलोनी के फॉर्म में रहे, तो उस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जबकि कुछ सेल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आगे जाकर हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इससे किस किस्म के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी इस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही सेल जो होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। ठीक है, एक ही सेल, अकेले सेल जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। और वो जो अकेले सेल होती हैं उसमें लाइफ के तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ की तमाम जो सरगर्मियाँ होती हैं, वो वही जो अकेले सेल होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, वो सेल भी होती हैं और वही सेल जो हैं उसमें लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी बच्चे पैदा करना, सांस लेना, खुराक खाना, ठीक है, या इधर से उधर जाना, ठीक है, वो वही अकेले सेल परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स। तो ये जो 3 हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसालें हैं, और एग्ज़ाम में या तो आप लोग उसे लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों की तीनों किस्म के जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर, तीनों के तीनों आप लोग उसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, या तो MCQs में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग उसे मिसालें आप लोग उसे पूछे जा सकते हैं कि अमेबा किस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल हैं, तो आप लोगों ने यूनिसेलुलर का इंतखाब करना है। ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी होती है। एक ही सेल जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को बनाती है और उस सेल में लाइफ के तमाम एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, वो सेल जो हैं वो खुराक भी खाती हैं, वो सांस भी ले सकती है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकती हैं, और वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं, वो अपने जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स को बना सकती है। ठीक है, तो जब अकेले सेल यानी सिंगल सेल किसी ऑर्गेनिज्म को बनाता है और वो सेल जो हैं वो
अकेले रहती हैं तो उस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो जानदार बनता है, उस जानदार को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी ये खुलवी जानदार। अच्छा, दूसरा है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। In colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. यानी इस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेल जो होते हैं वो इकट्ठा रहते हैं। लिव टुगेदर का मतलब है इकट्ठा रहना, ठीक है। तो जब बहुत सारे सेल्स एक के बजाय, अकेले के बजाय जब कॉलोनी बनाते हैं तो उस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में सेल जो होते हैं उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं, जो सेल्स हैं, उनके दरमियान काम की तकसीम नहीं होती है, ठीक है। काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉलोनी, ठीक है। और कॉलोनी का जो हर एक मेंबर है उसको लाइफ गुजारने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे खुराक हासिल करना, चाहे सांस लेना, चाहे रिप्रोडक्शन करना, जितनी भी लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो खुद पूरे करने होते हैं, ठीक है। और इस कॉलोनी में जो सेल्स होंगे उनको अपने करीबी जो सेल्स हैं उनकी कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है। अगर वो मरे तो मर जाए, उनको कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है। हर एक सेल को लाइफ गुजारने के लिए जो तमाम रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो खुद पूरे करने होंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर वो अपनी लाइफ की तमाम रिक्वायरमेंट्स खुद पूरे करते हैं तो उनको कॉलोनी बनाने की क्यों ज़रूरत होती है? क्यों वो सेल्स अकेले अकेले नहीं रहना पसंद करती है? तो दरअसल में ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, यानी अकेले लाइफ नहीं गुजार सकते हैं, इसीलिए वो एक कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। अब कॉलोनी बनाने के पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन मकसद जो होता है वो डिफेंस का होता है, दिफा का होता है, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी दिफा अकेले नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक कॉलोनी बनाते हैं तो वो अपने आप को मतलब ज़्यादा सेफ फील करते हैं, ठीक है। वो कॉलोनी में ज़्यादा महफूज रहते हैं बजाय कि वो अकेले रहे। तो इसीलिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली ये पानी में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या रॉक्स वगैरह पर ये रहते हैं, ठीक है। वो कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, कॉलोनी बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे सेल जो होंगे वो इकट्ठे एक कॉलोनी की शक्ल में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसकी जो फेमस एग्जांपल हैं वो वालवाक्स हैं, ठीक है। वालवाक्स एक ग्रीन एल्गी हैं जो कि एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है। बहुत सारे हज़ारों वालवाक्स सेल जो होंगे वो एक कॉलोनी बनाते हैं। और ये जो वालवाक्स हैं इसको हम उर्दू में काई कहते हैं, ठीक है। आपने पानी में ऐसे ग्रीन ग्रीन सी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, ये दरअसल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वालवाक्स होते हैं, ठीक है। ये दरअसल में एक ग्रीन एल्गी हैं जो कि पानी के ऊपर रहती हैं, ठीक है, और एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। तो वालवाक्स जो हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जाम्पल है। अच्छा, तीसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। In multicellular organization, cells are organized into tissues which in turn form organs and organs make organ systems, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल अकेले के बजाय, कॉलोनी के बजाय बहुत सारे सेल जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं फिर आर्गन बनाते हैं, आर्गन जो होते हैं वो आर्गन सिस्टम बनाते हैं और आर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल जो होते हैं, बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर फिर आर्गन्स बनाते हैं, आर्गन्स जो होंगे वो आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स में क्या आते हैं? इंसेक्ट से लेकर, ठीक है, कीड़े मकोड़ों से लेकर, मछलियों से लेकर, ये जो इंसान हो गए, ऊंट हो गए, बकरियां हो गई, ये तमाम के तमाम जो हैं
ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी इस किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस किस्म के जो जानदार हैं, इनमें किस किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स में सेल क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। मिसाल के तौर पर ये जो मस्टर्ड प्लांट है, यानी सरसों का पौधा जिसको कहते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। मस्टर्ड प्लांट जो हैं ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। अब ये जो सरसों का पौधा है ये एक सेल के बजाय बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, न सिर्फ इस प्लांट में बल्कि जितने भी प्लांट्स हैं इनमें बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो ऐसे आर्गन्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, प्लांट में जो आर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव आर्गन्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये रूट, स्टेम, ब्रांचेस वगैरह जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं, ये वेजिटेटिव आर्गन्स होते हैं, ये वेजिटेटिव आर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में, जो कि आप लोगों के बुक में मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दी है, दो किस्म के आर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव आर्गन्स और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। वेजिटेटिव प्लांट्स के वो आर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी बच्चे पैदा करने में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि उन आर्गन्स का काम होता है खुराक तैयार करना। ठीक है, प्लांट को पानी प्रोवाइड करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जबकि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, उनका काम होता है अपने जैसे और प्लांट्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स यानी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं, यानी फूल होते हैं। तो ये मस्टर्ड प्लांट है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। सिमिलरली यानी इसी तरह आपको एनिमल्स में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। एनिमल्स में जो होते हैं वो सेल्स जो होंगे वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर फिर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर बहुत सारे आर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनिमल्स में भी आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो सेल होगी वो एक दूसरे की हेल्प करेगी, जबकि कॉलोनी में जो सेल्स थे वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो सेल्स होंगे उनका काम क्या होगा? खुराक की तोड़ फोड़। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो सेल्स होंगे उनका काम होगा सांस लेना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सेल्स होंगे उनका काम क्या होगा? सर्कुलेशन करना। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं। तो जब सेल जो होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं तो इस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इस किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो जानदार बनते हैं, उन जानदारों को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कसीर खुलवी जानदार। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, और 3 किस्म के जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।